चलो लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें हुई थी, बातें थोड़ी कम हुई थी समय की नजाकत को देखते हुए। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। संसार का हर ऑर्गेनिज्म दो चीजें हमेशा कंजर्व करना चाहता है बॉडी में, वाटर और एनर्जी। दूसरी बात, हम धरती पर आए हैं, हम मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम धरती पर आए हैं सिर्फ दो काम के लिए, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, मतलब सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। और इसके लिए हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का एडाप्टेशन हो सकता है अगर हम बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ, क्या बोला, अगर हम बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपनी बॉडी में चेंज नहीं लाएंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होगा वैसे हम अपनी बॉडी में चेंज लाएंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो रिप्रोडक्शन का सवाल ही नहीं बनता। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज के लोग जो होते हैं वो आपके काले होते हैं, ठीक है, और वहीं पर अमेरिकन जो होते हैं वो गोरे होते हैं, मतलब लाइक मी, ओके। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि देखो वेस्ट इंडीज में क्या है बेटा, सनलाइट इंटेंसिटी क्या है, ओवरऑल देखा जाए साल भर की जो हीट एनर्जी है वेस्ट इंडीज को मिलती है ज्यादा। हीट एनर्जी जो सन से मिल रही है वो वेस्ट इंडीज को मिल रही है ज्यादा। वहीं पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोगों को सनलाइट मिल रही है कम, मतलब हीट एनर्जी मिल रही है कम, ठीक है। अब इसका सर इस बात से क्या रिलेशन है, समझना है इसको अच्छे से। देखो बेटा ऐसा है कि देखो हमें पता है कि हमारी स्किन का जो कलर आता है वो एक हमें पता है कि जो हमारी स्किन का कलर आता है वो एक पिगमेंट की वजह से आता है, और पिगमेंट का नाम है मेलानिन, ठीक है। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर आता है। अब बेटा मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो कौन सी सेल है जो मेलानिन बनाती है, गॉट इट। तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, साइट मतलब क्या होता है, सेल, जो मेलानिन बनाएगी मेलानो साइट, गॉट इट। तो बेटा मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो हमारी स्किन में पाया जाता है, जो पिगमेंटेशन कराता है, अर्थात हमारी स्किन को रंग देता है, ठीक है। जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतना ज्यादा करियापन, समझ में आया, मतलब जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा करियापन। मेरे में मेलानिन लगभग एब्सेंट समझो। अब मेरे कहने का क्या मतलब है इसे फिर समझो कि बेटा मेलानिन कलर देता है स्किन को, ठीक है। अब मेलानिन ज्यादा तो स्किन का कलर डार्क होता चला जाएगा। जेनेटिक्स में हम इसे डिटेल में डील करेंगे। अब मेरी बात समझना बेटा, मेलानिन फिर करता क्या है, देखो अगर सनलाइट ज्यादा पड़ रही हो, आप अक्सर देखे होंगे अगर आप धूप में ज्यादा रहो तो आप करिया हो जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि ये हमारी बॉडी का एक तरीके का शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन है। शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन मतलब कुछ वक्त के लिए आपकी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए मेलानिन का प्रोडक्शन कर देती है ज्यादा, क्लियर। या आपका मेलानिन जो सेल के अंदर है वो चारों तरफ फैला देती है ताकि आपका स्किन का कलर क्या हो जाए, डार्क। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि बेटा सनलाइट जो है उसमें आपकी जो सन है जो आपका सभी रेडिएशंस दे रहा है। देखो एक चीज क्लियर रखना, सन से सिर्फ लाइट नहीं आती है, लाइट क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। सन से आपके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं सब आते हैं। अब हमें पता है कि यूवी रेडिएशन जो है आपका, यूवी रेज आपको कैंसर करा सकती है, स्किन कैंसर करा सकती है। अब स्किन कैंसर से मुझे अपनी बॉडी को बचाना है, ठीक है। अब क्या है, मान लो ये यूवी रे आ रही है, लेकिन अगर ऊपर मेलानिन होगा ब्लैक कलर का तो क्या करेगा, चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक लेयर बना देगा जिससे ये अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए यूवी रे और हमारी सेल कैंसरस ना हो, क्लियर है, ठीक है भाई। सनलाइट से सिर्फ लाइटें आती है नहीं सर, सनलाइट में लाइट की ही बात हो रही है, लेकिन सन से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं, यूवी रे, कॉस्मिक रे, गामा रे, निकोरा रे, झाम रे, जितना पढ़ते हो सब। अब यूवी रे जो सनलाइट से आ रही है वो हमारी स्किन कैंसर करा सकती है, ठीक है। उससे बचने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, अगर सन से रेडिएशन ज्यादा आ रहा है मतलब गर्म माहौल है तो आपकी स्किन हो जाएगी करिया, जिससे क्या होगा, मेलानिन एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया जिससे यूवी रे अंदर चली जाए, नो सर, ना जा पाए, क्लियर। तो इसी वजह से वेस्ट इंडीज के लोग करिया हैं और अमेरिका के लोग गोरे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर भाई अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की तो वहां पर आपकी सन की इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि वहां के लोग मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो क्या ये एनवायरनमेंट के हिसाब से एडाप्टेशन है या नहीं है, क्लियर। लेकिन वेस्ट इंडीज में आज अगर किसी के बच्चा होता है, क्रिस गेल के मान लो बच्चा होता है, तो अगर क्रिस गेल के बच्चा होता है तो वो भी करिया होगा। इसका मतलब वक्त के साथ धीरे धीरे कुछ समय के लिए एडाप्टेशन होता, वही क्या बन गया, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन। लेकिन मैं अगर अभी गांव चला जाऊं और काफी दिन खेत में काम करूं, लोटा लेकर जाऊं वगैरह वगैरह, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गांव में अगर मैं खेत में ज्यादा रहूंगा, सनलाइट से ज्यादा सामना होगा, मेलानिन बनेगा ज्यादा, क्लियर। अरे सनलाइट से ज्यादा सामना होगा
बॉडी अपनी टिश्यूज को बचाने के लिए क्या करेगी, मेलानिन का प्रोडक्शन करेगी ज्यादा, वरना क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर। लेकिन जब मैं वापस शहर रहूं और एक बंद कमरे में रहूं, पढ़ूं लिखूं पढ़ाऊं, तो वापस मेरी स्किन का कलर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो एडेप्टेशन हुआ, ये लॉन्ग टर्म के लिए हुआ? नो सर, शॉर्ट टर्म के लिए हुआ। लेकिन वेस्ट इंडीज में क्या होता है, यही क्या बन गया है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अब आपका आपके मन में एक सवाल आएगा कि अमेरिका के जो लोग होते हैं सर, वो मेलानिन क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? अरे कर देते, किसी के बाप का क्या जा रहा है? अरे ठीक है, नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, ठीक है, मान लिया सनलाइट इंटेंसिटी अमेरिका में कम है, मानते हो ना, ठीक है, तो मेलानिन बना लेते, ठीक है, कभी ज्यादा हो जाती तो उसका लाभ मिलता है ना मिलता, नुकसान तो नहीं हो रहा है। बोलो भैया, समझ पाए मेरा सवाल क्या है, कि क्यों अमेरिका के लोग में मेलानोसाइट मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती? ठीक है, कर दे तो किसी के बाप का क्या जा रहा है, लॉजिकल बात है। अरे मान रहा हूं कि वेस्ट इंडीज के लोगों में जो मेलानोसाइट है वो ज्यादा मेलानिन पैदा कर रही है, ताकि जो है यूवी रे से खुद को बचा सके। तो अमेरिका वाले भी कर लेते, भले वहां सनलाइट इंटेंसिटी कम है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन है, क्योंकि सर वो सनलाइट के रिस्पेक्ट में आके मेलानिन बनता है ना। अब मेरी बात को और अच्छे से समझिएगा। सबसे सटीक आंसर इसका फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट में छुपा हुआ है कि संसार का हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो दो चीजें कंजर्व करना चाहता है, वन इज वाटर, अनदर इज एनर्जी। मेलानिन बनाओगे तो एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो बिल फालतू की एनर्जी तो खर्चा करेंगे नहीं, जब जरूरत होगी तभी करेंगे। इतनी बातें एकदम क्लियर। दैट्स व्हाई वहां पर मेलानोसाइट इतनी एक्टिव नहीं होती है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, नाउ अब अगर मैं आगे बातें करूं आपसे, कि मैंने आपको लेक्चर में ये भी बताया था कि आपका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, फिर एनिमल किंगडम को बांटा गया, पोलीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, पेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इसके बाद मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम बना था फाइलम एनालिडा में, गॉट इट। उसके ऊपर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था, ठीक है, वहीं पर स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था, लेकिन वाटर सर्कुलेट करता था ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील से, ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर। लेकिन ऑस्कुलम से जो पानी बाहर निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। कॉमन सेंस लगाओ, जो चीज सेल ने ले लिया वो चीज निकलने वाले पानी में कम, जो चीज सेल ने डाल दिया वो चीज निकलने वाले पानी में ज्यादा। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? निकलने वाले पानी में ये बताइए फूड कम होगा या ज्यादा? कम होगा। कॉमन सेंस, क्योंकि सेल ने ले लिया, जो चीज सेल ले ली वो निकलने वाले पानी में क्या हो जाएगी? कम। जो चीज सेल ने डाल दिया इसमें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया या नाइट्रोजनस बेस डाल दिए, तो वो क्या होगा? निकलने वाले पानी में क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था ब्लड एक कॉमन फ्लूइड है जो हायर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं इंक्लूडिंग अस, ठीक है, ताकि वो चीजों का ट्रांसपोर्ट करा सके, ग्लूकोज का, न्यूट्रिएंट्स का, सॉल्ट्स का, मिनरल्स का, ठीक है, वाटर का। ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट कराता है। अब ब्लड देखा जाए तो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है, बाय सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी, गॉट इट। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं, ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड का नाम लिया था लिम्फ, ठीक है। लिम्फ जो है वो भी मदद करता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने में। तो क्या यहां तक बातें एक एक बच्चे को मक्खन तरीके से क्लियर हो गई है? सभी जवानों आंसर लिखो। आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं, ठीक है, और इसी लेक्चर के थ्रू हम फिलॉसफी क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी के पेजेस मत गिनिएगा, ठीक है, कि आज हमने क्या कवर किया। आप ये देखिएगा कि आप कितनी सारी नॉलेज कवर कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, हम ब्लड के माध्यम से फिलॉसफी पूरी सीखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, ब्लड सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या है। टिश्यू बेटा हम सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता है वो सुने। टिश्यू क्या है बेटा? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ढेर सारी सेल्स का समूह, जिनका आमतौर पर देखा गया है कॉमन फंक्शन होता है, वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन फंक्शन है वो क्या कहलाता है? टिश्यू। अगर आप चाय पूछ रहे हैं, अगर आप मुझे चाय देंगे तो चाय में होगा ग्लूकोज और वाटर, जो जाएगा मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टमक से, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा इंटेस्टाइन से, अल्टीमेटली ब्लड इसे मेरी सारी सेल्स तक पहुंचा देगा और मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। धन्यवाद, ले आइए। चलिए आइए, अब मैं आगे बात करता हूं कि बेटा टिश्यू की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जिनका जनरली, हमेशा नहीं बोला, ठीक है, जनरली देखा गया है कि इनका एक कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। अब बेटा एनिमल्स में समझना मेरी बात, एनिमल्स में कोई भी ऑर्गन हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गन हो, आप हार्ट की बात करो, ठीक है, आप चाहे इंटेस्टाइन की बात करो, किसी भी ऑर्गन की बात करें, तो एनिमल्स में कोई भी अंग 4 तरीके के टिश्यू से बना होता है, 5वां कोई टिश्यू नहीं होता। अजीब विडंबना है,
कि सोचो तुम, मतलब सोचते होगे हजारों टाइप के टिश्यू होते हैं, घंटा सिर्फ 4 टिश्यू। कितने टिश्यू होते हैं टोटल? 4 ही टिश्यू है, 5वां कोई टिश्यू एनिमल में नहीं पाया जाता। ये आप पढ़ेंगे जब मैं क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पेज नंबर 1, वहीं पर लास्ट पैराग्राफ में बात लिखी हुई है, ठीक है, कि एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे। अब एक एक टिश्यू का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे ताकि मैं आगे यूज करूं तो आप समझो। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट है आपका न्यूरल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। गॉट इट? अब एक एक टिश्यू को समझना, ठीक है। अब पहला सवाल, जब भी किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं, क्या कह रहा है सादिया फरीद, अरे सर आज के बाद वो आपको चाय देने से पहले 100 बार सोचेंगे। सोचने में एनर्जी का लॉस होगा पगली, समझी? सोचने में एनर्जी का लॉस होगा और हम 2 ही चीज तो कंजर्व करना चाहते हैं, वाटर और एनर्जी। और सादिया तुम्हारे टेंडर के लोग तो बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्व करते हैं, सोचना ही नहीं चाहते। चलो आओ बेटा। सर यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी इन ऑनलाइन क्लास। वाई? अच्छा, क्योंकि आज नया कपड़ा पहने हैं इसलिए। समझ में आया? आओ चलो शुरू करते हैं बेटा, चलो आओ चलो चलो चलो, चलो पहले काम की बात है, ठीक है। इधर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है। अब अच्छे से समझना बेटा। एपिथेलियल, बायोलॉजी में मैंने कहा था जब भी किसी चीज को डिवाइड करें तो पहली चीज है किस आधार पर, किस बेस पर किसी चीज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। चुप रहो, जब पूछे तब बोला रहो। अब बेटा यहां पर बेस है फंक्शन, अर्थात इन चारों के बेटा फंक्शन क्या होंगे? अलग अलग। इतनी बातें एकदम क्लियर? चलो अब पहला पकड़ो, एपिथेलियल। थीलिया का मतलब होता है लेयर, थीलिया का मतलब होता है एपिथेलियल, थीलिया का मतलब होता है लेयर, एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। अगर ये मार्कर मेरे ऊपर रखा है तो एपी साहिल सर, मार्कर मैं अपने नीचे रख दूं तो हाइपो साहिल सर, अबे साहिल सर के नीचे। तो एपिथेलियल मतलब क्या हो? एपी मतलब ऊपर, मतलब सबसे ऊपर की लेयर, टॉप मोस्ट लेयर क्या बनाएगा आपका? एपिथेलियल। कभी टॉफी खाया है? कभी टॉफी का हाँ है ना, खाया है, ठीक है बेटा। अगर टॉफी देखो, टॉफी का रैपर होता है ना, तो रैपर सबसे बाहर की लेयर है, तो रैपर को एक तरीके से समझ सकते हो कि एपिथेलियल लेयर। अब ये मत बोल देना टॉफी का रैपर जो है सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या हुई बेटा? ऐसी टिश्यू जो किसी भी अंग के सबसे टॉप मोस्ट पाई जाए, सबसे बाहर पाई जाए, क्लियर? मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर। बाहर कहने का मतलब यहां पर क्या है? आउटर मोस्ट। तो चलिए अब मेरी बात समझिएगा। चलिए ये बताइए कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एपिथेलियल लेयर जो कि टॉप मोस्ट लेयर, एक अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूं, टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर टिश्यू की जो लेयर पाई जाए, जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर है अर्थात एपिथेलियल टिश्यू, क्या ये कभी किसी अंग के अंदर पाई जा सकती है? हाँ या ना बताओ? नो या यस? पकड़ो तो चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो जवाब। पाई जा सकती है। कैसे? आओ दिखाते हैं तुम्हें। अगर मान लो अंग खोखला है, देखो अंग 2 प्रकार के हो सकते हैं, तीसरा कोई प्रकार बन नहीं सकता। या तो अंग सॉलिड है, या तो अंग हॉलो है, या तो अंदर से भर हुआ है, या तो अंदर से खोखला है। लेकिन अगर खोखला अंग हुआ, कॉमन सेंस लगाना। कौन सा सेंस? कॉमन सेंस। हाँ कोशिश करो बेटा कॉमन सेंस लगाने की, कि अगर अंग खोखला है, ठीक है, तो बेटा खोखला अंग है तो 2 तरफ लेयर पाई जा सकती है, क्योंकि 2 तरफ टॉप पाया जाएगा। एक भाई बाहर का टॉप, एक अंदर का टॉप। यस सर। लॉजिकल बेटा। अगर मान लो ये आपकी जो अंग है, जो भी मैंने अंग बनाया मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी अंग्रेजी नहीं बोलेंगे बेटा कौन सा अंग है, कैसा अंग है। ये मान लो उसकी दीवार है, ठीक है, उसकी वॉल है। हाँ बेटा कोई चीज बनाते हो तो उसकी वॉल होगी। अब बेटा इस वॉल का 2 सरफेस है ना टॉप मोस्ट, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, तो एपिथेलियल दोनों तरफ पाया जाएगा। यस सर। मैंने इसलिए बोला खास वर्ड क्या है? टॉप मोस्ट लेयर। क्या बोला? टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। इधर देखना, अब यहां पर इधर शर्माइए नहीं, आराम से आ जाइए। अच्छा इधर आइए भैया जरा, आइए सुनिए। देखो तुम गलत जवाब दिए, ये सही जवाब देंगे, मुस्कुरा कहां रहे? इधर देखिए जरा, ये बताइए आपको, थोड़ा सरकिए, बच्चों को जो दिखाना वही दिखाइए ना। थोड़ा ये बताइए, इसको देखकर
कि इसका ये जो आपको जो भी दिख रहा है पता नहीं क्या है, ठीक है बैंगन, अब समझिएगा। ये बताइए इसकी जो है सबसे, अगर मैं बोलूं इतना इतना स्ट्रक्चर देखिए और आप बताइए कि इसके कितने सिरे हैं, मतलब कितने फेस हैं, कहने का मतलब कितनी सरफेस है। इतना देखिए, इतना इतना देख के बताइए कि इसकी कितनी सरफेस है। सरफेस समझते हैं? बोलिए नहीं समझते हैं। चलिए इधर देखिए, हाथ देखिए मेरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसकी बताइए कितनी है? ये होगा 1 फुट होगा। अरे 1 फीट, हाँ नपाई बता रहे हैं, नहीं भाई 1 फीट नहीं, इसकी सरफेस 2 है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। समझ में आया? चलिए कमला पसंद खाइए, मिलते हैं हम लोग हैं। आइए अब हम क्या बातें कर रहे हैं कि बेटा इसकी 2 सरफेस है, अंदर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू बनेगा और बाहर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप मोस्ट 2 तरफ हुआ, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड ऑर्गन है तब क्या करोगे? अगर सॉलिड ऑर्गन हुआ तो सॉलिड ऑर्गन में एपिथेलियल टिश्यू से कहां पाया जा सकता है? बाहर। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो अगर मान लो ये बोतल एक अंग है, क्या बोला? ये बोतल एक अंग है, तो इसका अब बताओ इस बोतल की वॉल क्या हुई? अरे बोतल एक ऑर्गन है, मान लो ना। अब बेटा इसकी जो वॉल हुई वो क्या हुई आपकी? एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो वॉल में 2 टॉप मोस्ट लेयर मिली है ना, ये भी एपिथेलियल और ये भी एपिथेलियल। एकदम क्लियर। चलो अब हम एपिथेलियल सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। अब आइए हम वापस चलते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एपिथेलियल टिश्यू टॉप मोस्ट लेयर बनाएगा। गॉट इट? अब इधर देखना, कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव, इसके नाम को पकड़ो, इसके नाम को पकड़ो। कनेक्टिव जो है, कनेक्टिव का मतलब क्या हुआ? कनेक्ट करने वाला। गॉट इट? मतलब ये 2 चीजों को क्या करता होगा? चिपकाता होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? चलो अब ऐसे समझो, ये आपकी बुक नहीं है, ये मान लीजिए कोई टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। मार्कर, ये कोई टिश्यू है। अब टिश्यू बेटा किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ सेल से। टिश्यू किससे बना है? ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ये ढेर सारी सेल्स हैं। और ये मान लीजिए कोई दूसरा टिश्यू है, ठीक है। ऐसे ही ये मान लीजिए एक टिश्यू है, ठीक है। अब ऐसे हमने क्या दिखा दिया बेटा? टिश्यूज, ठीक है। चाचा इधर आइए जरा, चाचा मिर्जापुर वाले चाचा है आप? मार्कर फेंकिए 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 इधर। अब बेटा टिश्यू पकड़िए से जरा, इधर। टिश्यू जो है ढेर सारी सेल से बना हुआ, तो यहां मैंने ढेर सारी सेल्स बना दी, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, और ये ढेर सारी सेल्स का समूह क्या कहलाएगा? टिश्यू, ठीक है। एकदम क्लियर। चलो अब ऐसे ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, और हमने तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। मतलब तीनों ऐसे रख दिया, ठीक है। टिश्यू मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू मिलकर क्या बनाती है? ऑर्गन बनाती है, ठीक है। अब भाई साहब एक काम करिए, ये अंग जो है इनकी बॉडी में रखा है, ठीक है। थोड़ा छोड़ेंगे, ढीला करेंगे। अब ऐसे पकड़िए, बॉडी में रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इनको तेजी से हिला दूं तब तो इनका अंग ही बिखर गया। इसका मतलब टिश्यू को चिपकाना जरूरी है, और नहीं चिपकाओगे तो क्या होगा? ठीक है, बिखर जाएगा पक्का। अब इसके लिए मैंने क्या लिया? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सभी बच्चे मेरा 30 सेकंड वेट करेंगे अगर इस टॉपिक को बेस्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट 30 सेकंड में एक चीज लेकर आता हूं आपके लिए। आप सर खड़े रहिएगा, बच्चों को कम से कम टिश्यू दिखाइए। अभी इसको हम चिपकाएंगे। क्यों चिपकाएंगे? वरना ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या बात है सर, अगली बायोलॉजी टीचर आप हैं, नेक्स्ट साइंस की। हाँ भाई आइए, आप समझते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। आइए सर इधर देखना बेटा अच्छे से। एपिथेलियल टिश्यू तो हम समझ गए है ना, ऐसा टिश्यू जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाए वो क्या कहलाएगा आपका? एपिथेलियल टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू कैसे बना होता है। अच्छे से देखिएगा इधर। अब ये देखना बेटा, ये बोतल के अंदर मैं आपके सामने लाइव में बनाऊंगा कनेक्टिव टिश्यू। जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू बनाओगे, क्या बोला? जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू, भैया थोड़ा सरक जाइए, थोड़ा धीरे से, बस बने रहिएगा। लेकिन जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू बनाओगे तो आप इस चीज को नोट कर लो बेटा, इसे नोट जरूर करिएगा, वहीं पर करिएगा। 3 ऐसा एरो ले लीजिएगा, ठीक है। हम अलग से लिख रहे हैं। जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू बनाओगे तो कनेक्टिव टिश्यू 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अब मैंने कहा था जब भी बायोलॉजी में कोई चीज डिवाइड करो तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या बनता है जब कोई चीज डिवाइड करें? किस बेस पर डिवाइड किया है? अरे पगलू, ये डिवाइड नहीं किया, ये बताया है कि 3 चीजों से मिलकर बना है। समझ में आया? बांटा नहीं है। अगला,
इधर देखना बेटा, सबसे पहली चीज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो ज्यादा मात्रा में हो, जो एक बेस बना रही हो, वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। ठीक है, जो चीज ज्यादा मात्रा में हो। आप बताएं सर, थोड़ा आगे आइए। शरबत में पानी क्या है? मैट्रिक्स, समझ गए? जो चीज ज्यादा मात्रा में वो क्या है? मैट्रिक्स। आप शरबत पीते हैं? ये बताइए, शरबत में पानी मैट्रिक्स होगा फिर चीनी? पानी। बहुत अच्छे। तो जो चीज ज्यादा मात्रा में वो क्या बनाएगी? मैट्रिक्स, मतलब जो बेस बनाए। ठीक है, अब सर रखिए। अब मैट्रिक्स के साथ पाई जाती हैं सेल्स, सेल्स के साथ पाए जाते हैं रेशे, जिन्हें हम बोलते हैं फाइबर्स। तो बताइए इस समय हमने क्या ले लिया बेटा? इस समय क्या ले लिया? जल्दी कमेंट करिए। इस समय क्या लिया? जल्दी कम ऑन। ये लिया क्या बेटा? मैट्रिक्स लिया, सेल लिया या फाइबर लिया? मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब ये बेस बनाती है, एक तरीके का क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या डालनी पड़ेगी? सेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेल, तरीके तरीके की सेल पाई जाती है, आपको नाम याद नहीं करना, बस समझना ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ाना, तुम सुन लो चुपचाप। ठीक है, मैक्रोफेजेस पाई जाएंगी, बास्ट सेल पाई जाएंगी, आपकी जो है इसमें जो है आपकी फाइब्रोब्लास्ट पाई जाएंगी। ऐसी बहुत सारी सेल्स यहां पर मैंने डाल दी। ये मैंने क्या किया? सेल डाल दी। ठीक है, चलो बस ऐसे एक से डाल दे रहे। ठीक है, अब बेटा क्या बचा? इसमें क्या डालना है मुझे? और बचा क्या? मैट्रिक्स डाल दिया, सेल डाल दिया। जल्दी बताओ क्या? फाइबर, बिल्कुल सही। फाइबर बेटा, जो भी मैं एग्जांपल लूं पढ़ाने के दौरान, मजाक में मत लेना हमारे एग्जांपल को, क्योंकि मैं एग्जांपल वही लूंगा जिसकी सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हो उससे। तो ये हो गए हमारे क्या? फाइबर्स, रेशे। क्लियर है? इधर कोचिंग की झाड़ू है, इंस्टीट्यूट की, कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी। इधर अब ये हमने क्या ले लिए? फाइबर्स। ठीक है, और ये रेशे हमने डाल दिए, और जैसे ही हमने रेशे डाले, ठीक है, इधर देखना बेटा, जैसे ही हमने रेशे डाले और ये हमारा तैयार हो गया कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? सेल भी है, मैट्रिक्स भी है, सेल भी है, फाइबर भी है, कनेक्टिव टिश्यू तैयार है। अब आप किसी भी टिश्यू को इससे चिपका सकते हैं। क्लियर? आ जाइए टिश्यू लेकर। ठीक है, अब देखना बेटा, ये आपका टिश्यू हो गया। अब हमने थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू लिया, थोड़ा इसे झुकाइए, थोड़ा हमने कनेक्टिव टिश्यू लिया, ये कोई टिश्यू होगा, हमने थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू किया, लिया, उसको लगाया, और लगाने के बाद ऊपर दूसरा टिश्यू चिपका दिया। पक्का? सर ऐसा लगा जैसे ईंट के ऊपर ईंट, बीच में आप पेल रहे हैं सीमेंट, है ना? बिल्कुल वही कर रहे मेरा लाल। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू लिया और ऊपर से क्या कर दिया? अगला टिश्यू चिपका दिया। अब इसे धूप में सूखने के लिए, पगले हो क्या अंग को निकाल के धूप में, मतलब बस मैं बता रहा हूं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है चिपकाने का काम किया। अब ये सारे टिश्यू मिलकर आपस में एक यूनिटी की तरह काम करेंगी। अब क्या भूसा मारने पर डिसइंटीग्रेट होंगी? टूटेंगी नहीं? टूटेंगी। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्लियर हो गया? पक्का? बेटा अगर मेरे पास कोई जादू हो जिससे मैं कह दूं ना कि सारी कनेक्टिव टिश्यू निकल जाए तुम्हारी बॉडी से, तो भरभरा के ताश के पत्तों की तरह गिर जाओगे, क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट कौन किया है सर? कनेक्टिव टिश्यू। अब आप जाइए सर, वरना यही कनेक्टिव टिश्यू कहीं चिपका देंगे और आप बैठेंगे, दिक्कत होगी आपको। आइए, इतनी बातें एकदम क्लियर? चलिए, अब एक एक बच्चा मेरा कनेक्टिव टिश्यू सीख गया है। अब लेकिन सवाल बनता है यहां पर, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोला? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छे से समझना, हरकतें बंद करिए। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, पक्का? बताओ कैसे कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड कहां किसी चीज को चिपकाता है? ब्लड कहां चिपकाता है? देखो मैं ब्लड उनके दो चीज को चिपका रहा हूं, तो ब्लड कैसे कनेक्टिव टिश्यू हुआ? जल्दी। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, यही तो बात है। ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्शन दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, जहां पर दो चीजें सचमुच में चिपक रही हो। एक होता है मैंने भाई साहब को कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, मैंने कहा कि हेलो, हाँ चाचा, फोन कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्टिविटी अलग हुआ। तो कनेक्टिविटी वर्ड दो तरीके से यूज होता है। एक होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक होता है दो लोगों के बीच में आपस में संपर्क रखना। तो ब्लड क्या करता है? लंग से ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी को देके आता है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज लेकर पूरी बॉडी को देके आता है, पूरी बॉडी से गंदी गंदी चीजें लेकर ये क्या करता है? किडनी को देकर आता है। तो ब्लड ओवरऑल पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर? क्या ब्लड फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है? नो सर। अगर पूछा जाए ब्लड इज अ कलेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट गिव फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, गलत, बिल्कुल गलत। फिजिकल कॉन्टैक्ट
नहीं कनेक्टिव टिश्यू तो करता है लेकिन ब्लड नहीं करता। कनेक्टिव टिश्यू होने के बावजूद ब्लड कैसा कांटेक्ट करता है बेटा, वो पूरी बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट करके पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। गॉट इट। लेकिन हम कहते हैं कि ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोला, आप क्या बोल रहे हैं? स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्यों स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे समझना बेटा। अगर मैं बोलूं कि कोई चीज किसी में स्पेशल है, स्पेशल मतलब दूसरों से अलग, ठीक है। देखो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, फिर समझना फिजिकल कांटेक्ट की वजह से नहीं, क्योंकि बॉडी में वो क्या बनाता है, कनेक्टिविटी बनाता है बाय ट्रांसपोर्टिंग या बाय एक्सचेंजिंग सब्सटेंसेस। गॉट इट। अब मेरी बात समझना, ब्लड इसलिए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ब्लड में फाइबर्स आपके नहीं पाए जाते, ठीक है। ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। पक्का? यहां तक बातें क्लियर है? इसलिए ब्लड क्या हुआ, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। पक्का बेटा? अगर ऐसे तुम सर हिलाओगे ना, मैंने बोला कि ब्लड में फाइबर नहीं पाए जाते, इसलिए ब्लड क्या हो गया, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू होने के बावजूद दूसरों से अलग स्पेशल हो गया, ठीक है। और तुमने कह दिया हाँ ठीक, ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं। बायोलॉजी क्या कहती है, कि नीट क्या कहता है, हर बात पे आपको क्यों पूछना चाहिए। गॉट इट। क्यों? हमने बोला, तुमने मान लिया ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज सभी कनेक्टिव टिश्यू के पास ये तीनों चीज होती है, लेकिन ब्लड के पास फाइबर नहीं होता है। जी सर, हाँ सर, ओके सर। फिर अगले साल पढ़ना हमसे आके। सवाल बनता है क्यों? क्यों फाइबर होता तो नुकसान क्या था? मानते हो कि नहीं? बेटा असल में ब्लड के पाइप जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। समझ में आया? पतले पतले पाइप होते हैं, इन्हीं से ब्लड बहता है। तो जो ब्लड का वेसल है, मतलब जो पाइप है जिनसे ब्लड बहता है, वो बहुत पतले होते हैं। अब अगर मान लो ब्लड में फाइबर्स होते और ये फाइबर्स आपस में उलझ जाते, और उलझ जाते तो वो पाइप को क्या कर देते, बंद, ब्लॉक कर देते। ब्लॉक कर देते, मान लो मेरा हाथ है, ठीक है, मान लो, मानने में कुछ नहीं जा रहा, इधर मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, इधर, या चलो किसी कन्या का हाथ है, इधर देखना बेटा, इधर। अब समझना अच्छे से, ये बेटा गोल्ड की नहीं, लोहे की अंगूठी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इधर समझिएगा अच्छे से। और अगर ये पाइप यहाँ पर ब्लॉक हो गया तो अब क्या ब्लड आगे जाएगा? नो सर। तो जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो यहाँ की सेल्स ऑक्सीजन पाएंगी, ग्लूकोज पाएंगी, टॉक्सिक मटेरियल यहाँ से हटा पाएंगी, अल्टीमेटली सेल्स क्या हो जाएंगी, डेड, और हाथ बंद हो जाएंगी, मर जाएंगी, और अल्टीमेटली हाथ आपका सड़ने लगेगा और काट के क्या करना पड़ेगा, अलग, ठीक है। दैट्स व्हाई ब्लड में फाइबर्स नहीं होते। और ससुर अगर मान लो ये कहीं जाकर ब्रेन के पाइप में फंस गया, तब तो फिर क्या काटोगे, ब्रेन थोड़ी, हाँ, तब तो खेल खत्म। दैट्स व्हाई ब्लड में फाइबर्स होते हैं एब्सेंट। गॉट इट? यस, क्लियर है? चलिए आइए, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर 2 पॉइंट कि ब्लड इस कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बस आपस में ट्रांसपोर्ट करके एक दूसरे से क्या करता है, संपर्क बनाता है। और लेकिन स्पेशल क्यों है? क्योंकि फाइबर एब्सेंट है। फाइबर एब्सेंट है, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है अगर फाइबर होते तो पाइप क्या हो जाता, ब्लॉक हो जाता। क्लियर है ना बच्चों? चलो, इसका मतलब ब्लड में सिर्फ 2 ही चीजें होंगी, हम 2 ही चीजें पढ़ेंगे, एक मैट्रिक्स और दूसरा सेल। गॉट इट? बेटा जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स, ब्लड में का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अभी हम आगे देखेंगे, फाइबर तो होता नहीं इसमें, ठीक है। तो ब्लड में हम सिर्फ 2 चीजें पढ़ेंगे, सेल्स, ठीक है, और मैट्रिक्स। ब्लड के मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मा, ठीक है। चलो अब हम अगले टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हम अगला टिश्यू देखें तो अगला टिश्यू है हमारा मस्कुलर टिश्यू। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मसल्स, एग्जांपल के तौर पर बाइसेप, ठीक है, या ट्राइसेप, ठीक है, गैस्ट्रोसिनेमिक्स, ब्रैचियोक्रोकोडाइलिस, ये सब लंबे लंबे नाम फेंक रहा हूं, तुम्हें सुनना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई क्या आपका मस्कुलर, इसमें मसल्स पढ़ेंगे। और बेटा न्यूरल में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। न्यूरल में सिर्फ न्यूरॉन नहीं पढ़ते, ठीक है। हमारा ब्रेन किससे बना हुआ है, न्यूरल सिस्टम से, न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ब्रेन न्यूरॉन और न्यूरॉन के साथ कुछ सेल्स हैं, उनके मिलने से बना है, ठीक है। तो बेटा न्यूरल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। गॉट इट? अब ये हो गए हमारे 4 के चारों टिश्यू, ठीक। अब चलिए, जितना मैंने अभी तक बताया है उसे 120 सेकंड के अंदर रिवाइज करिए, फिर मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का कॉन्सेप्ट। और बगैर रट्टा मारे आप सीख जाओगे कि कौन सा अंग किस डर्म से बना है। चलिए इसको पहले आप रिवाइज करिए, आइए चलिए, फिर आगे बातें करते हैं। अब एक काम करो, पूछो क्या बताएं, जहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स लिखे हैं शुरू में, वहां पर जाइए सभी बच्चे,
जहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स लिखे हैं वहां पर जाइए। पहुंचे? यस सर। पहुंचे? आइए अब हम सीखते हैं लास्ट है लेक्चर फिलोसफी का, ठीक है। यहां पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अच्छे से देखिएगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं, ठीक है, अपनी पर्सनल कहानी। मुझे पता है उस समय मैं था नहीं, लेकिन मुझे अपनी कहानी पूरी पता है और यही सेम कहानी तुम्हारी भी है, ठीक है। अब देखना यार, ये मान लो मैंने बना दिया माता जी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। यहां पर मैंने बना दिया बेटा ओवरी, ठीक। ओवरी क्या रिलीज करेगी? फीमेल गैमीट। कहानी सुनना पूरी अच्छे से, ठीक है। फीमेल गैमीट। अब बेटा अगर जनवरी में इस ओवरी ने फीमेल गैमीट निकाला है तो फरवरी में ये निकालेगी, यस सर। मार्च में निकालेगी, अप्रैल में ये निकालेगी, ठीक है। एक एक अल्टरनेट एक एक महीने के गैप पे निकालते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका नंबर था, ठीक है। अब यहां पर ओवरी ने क्या निकाला? फीमेल गैमीट। अब फीमेल और यहां पर, लेकिन बेटा फीमेल गैमीट अब ऊपर कैसे चढ़े? यस सर। सवाल बनता है, क्योंकि फीमेल गैमेट कैसा होता है? नॉन मोटाइल, गॉट इट, अर्थात इसके पास मूवमेंट की पावर नहीं है। अब फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, ऊपर कैसे पहुंचे? तो इस वजह से बेटा फीमेल गैमेट अर्थात जो दुल्हन है उसके लिए यहां पर ढेर सारी लगी होती है सीलिया, ठीक है, बिल्कुल लाठी जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सीलिया क्या करती है बेटा? दुल्हन जा नहीं रही ऊपर, तो क्या होगा बेटा? कुछ नहीं, सब लोग एक साथ लठियाएंगे एक ही डायरेक्शन में कि भागो यहां से, ठीक है। अब बेटा शादी हो गई तुम्हारी, अब सभी के सभी सीलिया ऊपर की तरफ धक्का देंगे, एक साथ आपस में कोऑर्डिनेट करके सामंजस्य बना के जब धक्का देंगे तो फीमेल गैमेट पहुंचेगा यहां पर, ठीक है। यस सर। इस जगह को बोलते हैं हम एम्पुला, ठीक है। क्या? एम्पुला। मैंने बोला और तुमने रट लिया, ठीक है, ये तुम पहले ही रटे हुए थे। सवाल बनता है एम्पुला का मतलब क्या होता है? कोई भी पाइप जहां फूल जाए वो एम्पुला, खत्म, क्लियर है? यस सर। अगर कोई पाइप है, अगर मान लो वो कहीं से फूल जाए तो वही फूला हुआ पोर्शन क्या कहलाता है? एम्पुला। याद रखना ऐसे, पुल पुला एम्पुला, जहां पर पाइप फूल गया वही क्या है? एम्पुला, ठीक है। अब समझना, तो यहां पर पाइप फूला हुआ है, ये क्या कहलाएगा? एम्पुला। और यहां से आई बेटा बारात, गॉट इट, मेल गैमीट्स की। यस सर। मेल, यस सर, देखो देखो, यस सर, इधर मुंह देखो बेटा, सिर्फ देखो इधर। अब अच्छे से देखना, यहां पर स्पर्म की बारात आई, लाखों स्पर्म आए। अब बेटा कुछ रास्ता भटक गए, ठीक है। अब उन्हें क्या पता कि इस बार ये वाली ओवरी निकाली है कि ये वाली ओवरी निकाली है, तो 50% मान लो आपस में बात करके, चलो भाई क्या पता इधर हो, 50% स्पर्म इधर चले गए, जो इधर चले गए वो तो समझ लो घुस हो गए, उनका खेल खत्म, ठीक है। लेकिन 50% स्पर्म चले गए इधर, अरे प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, 2 है तो 50-50, 100 स्पर्म है तो 50 इधर 50 इधर, 100 में क्या बच्चा नहीं होगा, ठीक है, लाखों होने चाहिए। अब बेटा इधर जो गए वो तो बर्बाद हो गए, जो इधर गए उनमें से कोई एक जाकर इसमें से क्या हो गया? फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ और यहां पर एक सेल बनी जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। इतनी बात एकदम क्लियर? पक्का? बेटा जो गैमीट होता है ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, पहली बात। गैमीट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड, क्लियर? मतलब एन। अब बेटा एन जो है फीमेल गैमीट है, एन जो है वो तुम्हारा मेल गैमीट है, तो n प्लस n मिलकर कितना हो गए? 2n। और यहां पर क्या बन गया आपका? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल हुई जो कि क्या है इस समय? डिप्लॉइड है। गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। फीमेल और मेल गैमीट मिलकर क्या बना है बेटा? 2n, मतलब डिप्लॉइड जाइगोट, क्लियर? अब मेरा एक सभी बच्चों से एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, n 2n, ठीक है, इन सब में डिफरेंस एकदम क्लियर कट पता है? को जो सर आपने बताया था, नहीं, मैंने उस लेक्चर में नहीं, मैं नए बच्चों से पूछ रहा हूँ। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या है, इन सब में क्लियर है डिफरेंस? n क्या है, 2n क्या है, ये हम कैसे पकड़ते हैं, एक्चुअल इनका मतलब क्या है? आयुषी सिंह जिसने यस सर लिखा है, कम ऑन आयुषी, टेल मी, बताओ भाई हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है? नॉट एग्जैक्टली, गुड, ये आंसर मुझे पसंद आया, क्योंकि हैप्लॉइड डिप्लॉइड को डिफाइन करना, क्योंकि हम बस n2n 46 23 करते रहते हैं, क्लियर कट आइडिया ना होता है। हम तो बता ही देंगे बेटा। आयुषी सिंह तुम बताओ, आयुषी सिंह तुम बताओ,
contain half number of chromosome is n. वाह, what a definition. और बिटिया परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, गलत है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गलत है बेटा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है तो उसका हाफ क्या करोगी? फंजाई या फंजाई हैप्लॉइड होता है। क्या बोला? फंजाई हैप्लॉइड होता है। फंजाई की बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, समझ में आया? तो उसका हाफ क्या करोगे? हाफ का क्या n/2 कर दोगे? पहले ही सर आप पता नहीं फिर सर, कोई बात नहीं बिटिया। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े सब लोग ना, मैं n और 2n का वीडियो डाल दूंगा उस पर। जो लोग नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं, ठीक है? मुझे अपना इंट्रोडक्शन भेजेंगे कि फलाने नाम है, धमाके क्लास में पढ़ रहे हैं, इस स्कूल के हैं, ठीक है? आपको हम इसके थ्रू जानते हैं या आपका नाम सुना था या पाई के थ्रू वगैरह, ये सब अपना इंट्रो डाल देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा। तुम कनेक्टेड हो? ठीक है, आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा। ग्रुप का नाम है, ठीक है, नीट नो हाई नो बाय, ऐसे करके आपका एक ग्रुप है, ठीक है? उस पर मैं कंटिन्यूअस बच्चों से कनेक्टिविटी में रहता हूं, ठीक है? नंबर दे दीजिए सर, नंबर मेरा दे दीजिए, ठीक है? उस ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। आज ही उस पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड की वीडियो पढ़ने वाली है। गॉट इट? हैप्लॉइड डिप्लॉइड इन सब की वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी। क्रोमोसोम क्रोमैटिड इन सब में डिफरेंसेस क्या है। आइए बेटा, किस पे है ग्रुप? बेटा व्हाट्सएप पे ग्रुप है। आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन व्हाट्सएप पे भेजोगे, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा उससे, ठीक है? चलिए आइए फिर हम आगे बात करते हैं। अभी इतना जानिए, n और n मिलकर क्या बना दिए? 2n, ठीक है? चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कुछ और वीडियोस पड़े हैं उन्हें भी जरूर देखना है, ठीक है? उसमें मैंने 2 वीडियो और डाले हैं, उन्हें जरूर देखना है कि नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, और फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट डाला है, ठीक है? चलिए आइए, अब यहाँ पर क्या बन गया? जाइगोट, एक सेल। अब ये जाइगोट जो है आपका, अब डायग्राम में दोबारा रफ करके बना रहा हूं। अब ये जो जाइगोट आपका बना, अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा। एक सेल डिवाइड करके कितनी सेल बनाएगी बेटा? 2 सेल बनाएगी। फिर दोनों सेल डिवाइड करेंगे तो कितनी सेल बन जाएगी आपकी? 4 सेल बन जाएगी, ठीक है? ये जाइगोट था, जाइगोट डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। अब एक समय आएगा, अच्छे से समझना, जब ये तो सारी सेल्स इकट्ठा है, ये सारी की सारी सेल्स जो इकट्ठा है, ये आपकी 3 लेयर बना लेंगी। अर्थात सेल्स कितनी लेयर में हो गई? 3 लेयर में, ठीक है? सबसे बाहर, बीच में और एक सबसे अंदर, ठीक है? पहले क्या हुआ? सेल्स का लड्डू बना, एक सिंगल सेल से डिवाइड करके सेल्स का क्या बना ली? लड्डू। अब क्या हुआ, मेरी बात समझिएगा, कि ये जो सेल्स का लड्डू बना, ये सेल्स के लड्डू में जो सेल्स थे अभी तो सब आपस में घच्चम घच आपस में मिली हुई थी, लेकिन अब कितनी लेयर बन गई? 3। डर्मा मतलब होता है लेयर। क्या बोला? डर्मा मतलब लेयर, थीलिया मतलब लेयर, डर्मा का मतलब भी लेयर। तो बेटा जो सबसे बाहर है वो भी एक लेयर है, जो बीच में है वो भी एक लेयर है, और जो सबसे अंदर है वो भी एक लेयर है। तो तीनों के नाम में क्या लगा दूं मैं? डर्म, डर्म और डर्म। बाहर के लिए वर्ड यूज होता है एक्टो, एक्टो मतलब बाहर, तो बाहर हो गया एक्टोडर्म, एक्टो, एक्सो, ये सारे वर्ड किसके लिए होते हैं? बाहर, ठीक है? जो बीच में है, बीच के लिए वर्ड यूज होता है मीजो, मीजो मतलब मिडिल में, और इंडो मतलब क्या हो गया? अंदर, क्लियर? और सबसे अंदर वाली लेयर कहलाती है इंडोडर्म, ठीक है? इतनी बातें एकदम क्लियर? तो बेटा हुआ क्या था? फीमेल गैमीट यहाँ ओवरी ने निकाला, फिर इस फीमेल गैमीट को लाठियां पड़ी, सीलिया ने ऊपर की तरफ भेजा, एम्पुला पर गए और वहीं पर जाकर मेल गैमीट आकर फ्यूज करके क्या बना दिया? जाइगोट। तो पूछेगा बेटा जाइगोट कहां पर बनता है? एम्पुला पर। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? एम्पुला पर। इतनी बातें एकदम क्लियर? अच्छा सवाल है, क्यों एम्पुला पर ही होना चाहिए? आगे होगा तो नुकसान क्या है वो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 3 लेयर बन गई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है? अब बेटा ये जो तीनों लेयर बनी है, एक्टो, मीजो, इंडो, अब कोई मेरी आंख बनाएगी, कोई लेयर, किसी लेयर से मेरी जो है स्किन बनेगी, किसी लेयर से मेरा हार्ट बनेगा, किसी लेयर से ओसोफेगस, किसी लेयर से स्टमक, किसी लेयर से इंटेस्टाइन, किसी लेयर से लिवर बनेगा, किसी लेयर से ब्रेन बनेगा, किसी लेयर से स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। अर्थात आप अलग अलग याद करते हो, ठीक है? किसी लेयर से यूरेटर बनेगा, यूरेथ्रा बनेगा, तो आप सबको अलग अलग याद करते हो कि बोन इससे बनेगी, मसल इससे बनेगी, आंख इससे बनेगी, ठीक है? स्किन इससे बनेगी, बोलो, टीथ इससे बनेगा। लेकिन आप है थोड़े से यहाँ पर गलत। बायोलॉजी इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। अब आपने जो पेज खोला है, ठीक है, और जिन लोगों के पास किताब नहीं है अभी इस समय, वो क्या करेंगे? हाँ बेटा, इमिटेड होने के बाद ही बनेगी ईशु गुप्ता। अब ये जो 3 लेयर बन गई है, ठीक है, अच्छे से समझना बेटा। अब अलग अलग लेयर अलग अलग चीजों का निर्माण करती है।
और आप हर एक अंग रटोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे बातें करते हैं लोग, ठीक है। आइए अब इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेटा मैं ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मेरी सेल्फ डिस्कवरी है, ठीक है। मतलब आपके 99.9% क्वेश्चन निकल जाएंगे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो मेरे साथ लिख ले ऐसे, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 16 है डाइजेस्टिव सिस्टम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। 17 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आपकी बुक में नाम दिया होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 18 है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। 19 है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। 20 है आपका मसल एंड बोन, इस पर है पूरा चैप्टर। 21 है न्यूरल सिस्टम। 22 है आपका इंडोक्राइन सिस्टम। क्या यहां तक बातें क्लियर है कि बच्चे को? ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में देख रहे हो? कमेंट करो, कमेंट करो, बोलना ना पड़े आज के बाद बेटा, कमेंट करो, तुरंत क्या करो, है ना। चल बच्चा सिखाता हूं बेटा। चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 ये दोनों चैप्टर बना हुआ है इंडोडर्म से। मजेदार बात, ये दोनों चैप्टर बना हुआ है इंडोडर्म से, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें जो आप पढ़ते हो किससे बनी हुई है? इंडोडर्म से। क्लियर? जो सिखाऊं उसे सीखना, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, मजा आएगा। चैप्टर नंबर 18, 19 और 20 ये तीन के तीनों चैप्टर बने हुए मीजोडर्म से, ठीक है। अब ये मत देखने लगना कि एनसीईआरटी के चैप्टर इसी लेयर से बने हैं। चैप्टर कहने का मतलब इसके अंदर जो हम चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 21 न्यूरल सिस्टम बना है एक्टोडर्म से, ठीक है। मतलब ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब किससे बनी है? एक्टोडर्म से। और चैप्टर नंबर 22 मिक्स्ड है, मतलब इसमें तीनों लेयर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। मतलब कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, ठीक है। मिटाऊं इसको? मिटा दूं? यस सर। आप वहीं पर बुक में ऐसे लिख लीजिए अपने कि चैप्टर नंबर 16, 17 ऐसे करके इंडोडर्म 18, 19, 20, मीजोडर्म 21, एक्टोडर्म 22 मिक्स्ड। अब इसको मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? यस सर। ओके गाइस, चलो अब बेटा इधर देखो। आप विभिन्न प्रकार की ट्रिक बनाते हो कि एम से मसल, एम से मीजोडर्म, तो मसल किससे बनी? मीजोडर्म। कॉमन सेंस लगाओ यार, चैप्टर नंबर 20 पूरे का पूरा किससे बना? मीजोडर्म। मीजो। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए बताइए गैस्ट्रोसिनेमिक्स मसल। लिखो मत इसे, सुनो कैसे आपको एग्जाम में फंसाते हैं। गैस्ट्रोसिनेमिक्स मसल, मसल का शायद नाम भी ना सुना हो, या ब्रैकियोक्रोटाइलिस मसल, ठीक है। या आपकी बोल देगा एंटीरियर एब्डोमिनल मसल। एम्ब्रायो के दौरान, एम्ब्रायो के किस लेयर से बनती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, पता नहीं। कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। ये खुशी सिंह इंडोडर्म कैसे लिखा बेटा? खुशी सिंह, प्रांजल गुप्ता। ब्रैकियोक्रोकोडाइलिस मसल या एंटीरियर एब्डोमिनल मसल। मसल आ रहा है, मसल, अब स्टमक मत सोचो, मसल आ रहा है, मसल। मसल किसकी बनी है? मीजोडर्म। अब चाहे जो मसल तुमसे पूछे, गैस्ट्रोसिनेमिक्स, बाइसेप, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप, लिम्फोसेप, बस नाम के पिछवाड़े लगा है मसल, फट से आंसर लगा मीजोडर्म। चलो बताओ, तुमने एक हड्डी का नाम सुना होगा? फिबुला या टिबिया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, फेरेंजियल, किसी भी हड्डी का नाम ले लो। हड्डी है तो किसकी बनी है? हड्डी है तो किसकी बनी है? आंसर बकअप गाइस, बकअप मीजोडर्म। खत्म, सारी हड्डियों का याद हो गया किससे बनी है? मीजोडर्म। सारी मसल किससे बनी है? मीजोडर्म। चलो बताओ ऑकुलर मसल किसकी बनी है? भाड़ में जाए, हमें पता ही नहीं ऑकुलर क्या होता है। भाड़ में गया, हमें पता ही नहीं ऑकुलर मसल होता क्या है। बाहर में गया, हमें नहीं पता मैसेटर मसल क्या होती है, हमें जानना भी नहीं है। हमें बस इतना जानना, नाम के पीछे मसल लगाई, हमारा आंसर मीजोडर्म, बात खत्म। ठीक है, वैकेंसी खत्म, बात खत्म। इतनी बातें एकदम क्लियर? क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएं क्लियर है? चलिए आइए, अगला सवाल है, ये बताइए हाइपोथैलेमस किसका बना है? हाइपोथैलेमस सर मिक्स्ड है। पहले दिमाग लगाओ, मिक्स्ड है।
हाइपोथैलेमस किसका बना है? हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का। ब्रेन किस में आएगा? न्यूरल सिस्टम। तो किसका है? एक्टोडर्म। कॉमन सेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं बोलूं कोई भी मसल तो याद रखना, मेसोडर्म। कोई भी हड्डी, मेसोडर्म। ब्लड किसका बना है? ब्लड सर मेसोडर्म। कैसे पता? क्योंकि सर सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड पढ़ते हैं, तो ब्लड किसका बना है? मेसोडर्म। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सीख गए? ठीक है, क्या इसका मतलब समझ पाए कि चीजें कितनी आसान हो गई हैं? हमें खट से पता चल गया कौन सा किस लेयर से बना हुआ है। ठीक है, एक बच्चे को क्लियर हो, कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर दें। मक्खन क्लियर? मक्खन क्लियर सभी जवानों? यस सर। मक्खन क्लियर? चलो आओ, तो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया यार, है ना? तो अब चलो, हमने यहाँ पर कहानी सीखी है बेटा। उसके बाद एक्टोडर्म ने जो है न्यूरल सिस्टम बनाया, मेसोडर्म ने मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपका क्या नाम है मसल और बोन बनाई, और इंडोडर्म ने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। ठीक है, और इंडोक्राइन सिस्टम तीनों के मिक्स होने की वजह से बनता है। क्लियर? और अल्टीमेटली 9 महीने बाद बच्चा लॉन्च हुआ। ठीक है, और बड़ा होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। ये है मेरी कहानी। क्लियर? Yes. चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पता है या नहीं पता है, बस मैं आपको इंफॉर्मेशन इतनी दूंगा कि हमारे ब्रेन में एमिगडाला होता है। क्या होता है? एमिगडाला। पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, एमिगडाला हमारे ब्रेन का पार्ट है। तो बताओ वो किसका बना है? सर एक्टोडर्म। हाँ, एक्टोडर्म। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि एमिगडाला ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। खेल का नाम न्यूरल सिस्टम बनाया है एक्टोडर्म का। एकदम क्लियर? यस सर। पक्का? मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका बना? एक्टोडर्म। सीधे कहो सर, बकवास मत करो। कुछ और बोलोगे न्यूरल सिस्टम से, आंख मूंदेंगे, बोलेंगे एक्टोडर्म। ठीक है, चाहे आप जितने लंबे लंबे नाम फेंक लो। yes. आप बोलो ब्रोका एरिया जो ब्रेन का होता है, भले ना सुनो बस सुनते रहो। ब्रेन के कुछ एरिया से नाम ले रहा हूं, ब्रोका एरिया हो गया। या आपका अगर मैं बोलूं कि ब्रेन में जो आपकी न्यूक्लियाई होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती है, न्यूक्लियाई कहते हैं, आपको अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, कॉर्पस कैलोसम हो गया, या आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, या पोन्स हो गया, या मिड ब्रेन हो गया, या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना हो गया। जय लंबे लंबे नाम दिए जा रहे हैं। पश्चात से बोलो गुरुजी ब्रेन है ना, एक्टोडर्म, खेल खत्म। कितने सारे सवाल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे खड़े हैं। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बेटा अगर तुम इस चीज को दिमाग में रख लिए, देखो क्या कि अबे इतना तो तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए यार। 16-17 इंडोडर्म का बना है। अब मैं जितने भी नाम ले रहा था बेटा, वो सबके सब नाम किसके थे? ब्रेन के पार्ट्स के। न्यूरल सिस्टम में ब्रेन आता है। यस सर। तो ब्रेन अगर न्यूरल सिस्टम एक्टोडर्म का बना है, तो ब्रेन एक्टोडर्म का बना है, और ब्रेन एक्टोडर्म का बना है, तो सीधी बात है ब्रेन के सभी पार्ट एक्टोडर्म के बने हैं। ये चैप्टर्स के सीक्वेंस है। अगर आपको सीक्वेंस चैप्टर का नहीं याद है, तो जब चैप्टर पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? अब चैप्टर पढ़ो और हेडिंग ना याद कर पाओ तो फिर बड़ी विडंबना है ना? तो मेरी बात समझना अच्छे से। ठीक है, कि चैप्टर नंबर 16-17 की चीजें बनी है इंडोडर्म से। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। 18, 19, 20 सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और मसल और बोन, ये सारी चीजें बनी है मेसोडर्म से। न्यूरल सिस्टम एक्टोडर्म से, और इंडोक्राइन सिस्टम तीनों उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं इंडोक्राइन सिस्टम बनाने के लिए। क्लियर है? अब बेटा ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि 2 चैप्टर शुरू के, इंडो, उसके बाद 3 मीजो, उसके बाद एक एक्टो, उसके बाद लास्ट वाला मिक्स। ठीक है, चलिए तो याद है हमारी बातें क्लियर हो चुकी है कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, और ये सब हमें बातें क्लियर हो गई। 3 लेयर बनेगी, अलग अलग अंग बनाए हैं। ब्लड स्पेशल है क्योंकि उसमें फाइबर्स क्या होते हैं? अपसेट होते हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे ये बताएं क्या इनके पास, आप सबके पास एनसीईआरटी है? क्योंकि फिलॉसफी और बायोलॉजी खत्म होने वाली है। कल से हमारा जो लेक्चर है वो बगैर एनसीईआरटी के नहीं हो पाएगा, तो सभी बच्चे एनसीईआरटी लेकर आएंगे। ठीक है, और तभी मैं लेक्चर आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगर एक भी बच्चा एनसीईआरटी नहीं लेकर आएगा तो लेक्चर कंटिन्यू करना संभव नहीं होगा। तो पहला काम एनसीईआरटी लाएंगे। ठीक है, साइड में एक रफ कॉपी होनी चाहिए, रफ कॉपी जिसमें आप अपनी नोट्स बनाओगे। ठीक है,
ज्यादा खूबसूरत लिखने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स बनाते जाइएगा। राइटिंग अच्छी बात है, बहुत स्लो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं बेटा कि वो कॉपी आपको दहेज में अपने देनी है, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, बस घसीट के लिखो, बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सुंदर लिखते हो तो अच्छी बात है, पढ़ने में मन लगता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन अगर हाँ ठीक है जल्दी नहीं लिखना, जल्दी भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी रफ कॉपी, ठीक है। और आपको एक बुक लेनी है, दैट इज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूं आपको अच्छे से समझिएगा। कल आपका एक टेस्ट पेपर होगा, क्या बोला? कल आपका एक टेस्ट फिलोसफी और बायोलॉजी अभी कंटिन्यू होगी। मेजर फिलोसफी खत्म कर दी है, ठीक है, लेकिन आगे हम फिलोसफी कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर के दौरान। लेकिन हाँ, चैप्टर ये खत्म होगा, इसके बाद फिर पूरी 38 चैप्टर की फिलोसफी आपकी क्लियर है, ठीक है। ठीक है साथिया, सब लेकर बैठे, वेरी गुड। एनसीईआरटी रफ कॉपी, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप। अगर आपके पास फिंगर टिप नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका जुगाड़ भी बना दूंगा, ठीक है। कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं कहूँ तो देखो बेटा, मैं टेस्ट पेपर 2 तरीके का बनाता हूँ, ठीक है। एक टेस्ट पेपर जिसे मैं बोलता हूँ लॉलीपॉप, जिसे मैं बेवकूफ बनाने के लिए देता हूँ, ताकि आपको लगे कि ओ माय गॉड माय टीचर इज ऑसम, ठीक है, कितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, मेरे सारे सवाल निकल गए, ठीक है, मैं तो तेज हो गया। वो होता है लॉलीपॉप पेपर। लॉलीपॉप पेपर कहने का मतलब जो नीट का पेपर आता है, ठीक है, नीट का पेपर जो आता है उसी को लॉलीपॉप पेपर कहा जाता है। कहो तो नीट के लेवल का पेपर बना दो, या मैं ऐसा बनाऊं कि नीट अगर कभी टफ क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, उस लेवल का पेपर, ये पता कई बार नीट पेपर को हार्ड कर देता है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर लो, लॉलीपॉप चाहिए, ठीक है, कि बाप लेवल का पेपर चाहिए, आप डिसाइड कर लो, ठीक है। बाप लेवल के पेपर में आप पूरे में पूरा स्कोर कर लो, बहुत अच्छी बात है, मुश्किल है, रिकॉर्ड स्कोर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो बाप लेवल का पेपर या लॉलीपॉप पेपर, जल्दी से मुझे डिसाइड करके बता दो। लॉलीपॉप में कॉन्फिडेंस खूब आएगा, लगेगा अरे बाप रे बाप, हमारा सर बेस्ट है, ऑसम है, ये है वो है। बाप वाले में गरियाओगे। चलो बेटा, तुम आंसर कुछ भी दो, ठीक है, वो तो मैंने पूछ लिया, बनेगा बापी लेवल का पेपर सारा, ठीक है। लॉलीपॉप पेपर बेटा दे देंगे तुम्हें, यार देखो सीधी बात है, अच्छे पेपर की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ये नीट फीट के पेपर तो बस चटाचट मारोगे। देखो मैं ये नहीं चाहता कि नीट में आप बायोलॉजी का पेपर पाओ उसके बाद पढ़ो क्या पूछा है, ठीक है। मैं चाहता हूं जब तुम एक अच्छे लेवल का पेपर देखो, जितना पढ़ाया उसी से बनाऊंगा पेपर, बस उसमें घुमा अच्छा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब क्या है कि बेटा उसके बाद जब तुम नीट का पेपर लगाओगे ना, बस सटासट मारोगे, क्योंकि नीट में बायोलॉजी आप कितनी देर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट से 40 मिनट। अगर इससे ऊपर आपने बायोलॉजी में लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे 5 मिनट की केमिस्ट्री है, ये फैक्ट है। ऐसा लगता होगा 3 घंटे का पेपर, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायोलॉजी, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। 1 घंटा 5 मिनट की केमिस्ट्री है, 1 घंटे 10 मिनट की फिजिक्स है और 35 मिनट की बायोलॉजी है। और 35 मिनट की बायोलॉजी करने के लिए आपको पेपर प्लीज अच्छा वाला अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सर टेस्ट इस प्लेटफॉर्म पर होगा बेटा, ये मैं बता दूंगा आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहना, मैं उससे कनेक्टेड रहूंगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो सादिया फरीद आपने देखी, समझ में आई आपको? स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई? जल्दी बताओ बेटा, ठीक है। तो कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, जाइए जितना पढ़ाया उसे रिवाइज करिए। जो भी बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनका लेक्चर मैं अभी 2-3 घंटे बाद YouTube चैनल सनसेट पे डाल दूंगा, ठीक है। SUNSID जल्दी से लिखिए ना, सनसेट नाम के YouTube चैनल पर। ये मेरी माता जी का नाम है, इज्जत से लीजिएगा। सन मतलब सुनीता, सेट मतलब सिद्दीकी, ठीक है। तो बेटा सनसेट YouTube चैनल पे आप जाइएगा और इसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिलोसफी और बायोलॉजी ही आएगी पेपर में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर तुम्हारे लेक्चर छूटे हैं जानवी, परेशान मत हो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, लेक्चर डाल दूंगा, कल का भी आज का भी। घंटा भी बजा देना, हाँ घंटा तो बजना ही चाहिए। इशू चले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप मैसेज कर दो, ठीक है। अब इसके आगे का लेक्चर मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।